लोक प्रशासन के द्वितीय वर्ष पेपर फर्स्ट प्रशासनिक संस्थाओं की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने राज्य के संदर्भ में दो प्रकार के राज्य देखे थे। एक तो हस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में पढ़ा। आज हम प्रशासकीय राज्य, इसकी अर्थ, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। प्रशासकीय राज्य जो है वो किसी एक राजनीतिक दर्शन या कोई एक विशेष प्रकार की सोच की उपज नहीं है। हमने पहले देखा था कि हस्तक्षेपवादी राज्य का जो दर्शन था वो ये था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। वहाँ पर जो विचारक थे वो राज्य से नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे और उसके संदर्भ में उन्होंने अपने तर्क दिए थे। वो ये चाहते थे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ये उनकी सोच थी। उसी तरह बाद में हम देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। लोकतंत्र का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे यह अपेक्षा की जाने लगी और विशेषकर जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्यों के दायित्व बढ़ने लगे, एक समाजवादी दृष्टिकोण का विचार, इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो राज्य से अपेक्षा की जाने लगी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वो अधिक से अधिक कार्य करे। प्रशासकीय राज्य जो है ये मूलतः लोक कल्याणकारी राज्य के विस्तार का परिणाम है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई, यानी इस विचारधारा की स्थापना हुई कि राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य का अस्तित्व इसीलिए है कि वह नागरिकों के अधिकारों का, जिसको हम कभी मौलिक अधिकार के रूप में भी कहते हैं और मानवीय अधिकार के रूप में भी कहते हैं, तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसके मानवीय और मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से वह समाज में एक समतामूलक समाज, या कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज, समाजवादी दृष्टि से हम कह सकते हैं एक ऐसे समाज की रचना करें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार हैं, वह सुरक्षित हों। तो चूँकि लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह सरकार के दायित्व में बहुत वृद्धि कर देता है, तो जैसे जैसे सरकार के कार्य बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे प्रशासन का भी विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य मूलतः बहुत सारे राज्य से, मतलब सरकार से अपेक्षा किया जाता है लोक कल्याणकारी राज्य में कि वो प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक सारे कार्य करें। और अनेक सारे कार्य करने का मतलब ये हुआ कि उसके पास एक बृहद प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए। तो सरकार के दायित्वों में वृद्धि का मतलब हुआ प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि। अब इसी दृष्टि से हम देखेंगे कि प्रशासकीय राज्य क्या है। तो सर्वप्रथम वॉल्डो ने और बाद में मॉक्सिन मार्क्स ने अपनी पुस्तकें लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1957 में मॉक्सिन मार्क्स ने लिखा और 1948 में प्रशासकीय राज्य वॉल्डो ने लिखा। इन पुस्तकों में उन्होंने एक बात समझाने की कोशिश की कि वर्तमान का जो राज्य है वह प्रशासकीय राज्य है। और प्रशासकीय राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहाँ प्रशासनिक जो तंत्र है वही सरकार के विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या होता है, सक्षम भी होता है और जिम्मेदार भी होता है। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी संभव हो पाएगा, या लोकतंत्र की जो प्रभावशीलता है वह इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी दक्षता और कुशलता कितनी अधिक है, यानी उसके पास पेशेवर नौकरशाही है या नहीं। यदि पेशेवर नौकरशाही है, वे अपने कार्यों को करने में दक्ष कुशल हैं, पेशेवर हैं, तो फिर वह लोकतंत्र की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से वह पूरी हो सकती है। यहाँ पर जो समझने की बात है वो यह कि इन दोनों विचारकों ने प्रशासकीय राज्य की अवधारणा को उन्होंने स्थापित किया इस दृष्टि से कि वर्तमान राज्य जो है, जिसे हम लोक कल्याणकारी कहते हैं, वास्तव में वह प्रशासकीय राज्य है। वो इस दृष्टि से प्रशासकीय राज्य है क्योंकि ये जो लोकतंत्र है वह अपने सफलता के लिए किस पर निर्भर करता है, प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर करता है। तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये जो वर्ग है वो अगर सक्षम नहीं होगा तो लोकतंत्र की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर हम
ये देखें कि प्रशासकीय राज्य के क्या उद्भव के कारण हैं, तो इसमें पहली बात यही आएगी कि लोक कल्याणकारी राज्य की जैसे जैसे अवधारणा मजबूत होती जा रही है, तो राज्य की जो भूमिका है और जो कार्य है वो अनेक उसका भी विस्तार होता चला जा रहा है। अब एक उदाहरण अगर आप देख लीजिए, आसपास आप नज़र घुमा कर देखें तो राज्य से हमारी क्या अपेक्षाएं, तो हम राज्य से क्या अपेक्षा करते हैं, और हम ये कहते भी हैं कि हमारा जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। तो राज्य से अपेक्षा है कि वो शिक्षा का विकास हेतु स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करें, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों का निर्माण करें, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी नीतियाँ और योजनाएँ कार्यक्रम लेकर आएँ, विज्ञान और तकनीक के अनुसंधान विकास पर बल दें, और अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत संरचनाओं का विकास करें। उसी तरह उद्योगों का विकास, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। तो ये नाना प्रकार के जो कार्य हैं यह दर्शाते हैं कि आज एक नागरिक अपने राज्य से, अपनी सरकार से क्या अपेक्षा करता है कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जो समस्याएं जो उसको घेरे रहती है उसके समाधान के लिए राज्य जो है प्रयास करे। तो राज्य का जो है दायित्व बढ़ता चला जा रहा है। तो राज्य के दायित्व बढ़ने का मतलब है कि प्रशासनिक कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं, और राज्य की यानी सरकार की प्रशासन पर जो निर्भरता है वह भी बढ़ती चली जा रही है। तो यदि प्रशासनिक जो ये तंत्र है ये श्रेष्ठ तरीके से अपने दायित्वों का निष्पादन नहीं करे, तो जो अपेक्षाएं हैं नागरिकों की सरकार से या राज्यों से वो पूरी नहीं हो पाएगी। और इसीलिए डॉनेहम कहते हैं कि यदि वर्तमान सभ्यता नष्ट होती है तो इसकी जिम्मेदारी लोक प्रशासन की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सभ्यता है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस देश में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें रहने के लिए हमें जिन आवश्यकताओं की, या जो हम कह सकते हैं जो हमारी विविध आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सरकार के पास बहुत सारे दायित्व हैं। और वो अगर क्रियाएं सही तरीके से पूरी नहीं की जाती हैं तो हमारा जीवन कह सकते हैं सुरक्षित नहीं रह पाएगा, या हम सही तरीके से अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो सभ्यता के विकास की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है। इसलिए आप देखिए कि परमाणु ऊर्जा है, चाहे सौर ऊर्जा है, पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक शांति, शक्ति संतुलन, समावेशी विकास, ऐसे कितने भी मामले जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो पारंपरिक जो प्रशासन या राज्य या सरकार की जो दायित्व हुआ करते थे उसमें अनेक रूपों में वृद्धि हो गई है। तो जैसे जैसे हमारी सभ्यता जटिल होती जा रही है, विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे अनेक प्रकार की भूमिकाएं भी बढ़ती जा रही है, और इन सब का प्रभाव ये होता है कि यह जो सरकार है वह उससे जनता की अपेक्षा बढ़ती जाती है। आज एक महामारी है तो हम अपेक्षा किससे करते हैं कि सरकार जो है इस महामारी की रोकथाम करने के लिए अस्पतालों का प्रबंध करे, टीके का विकास करे और प्रत्येक व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो इसलिए आप देखिए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में भी सरकार से अपेक्षा की जाती है वह जो है लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराए और उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करें। बैंकों से अपेक्षा की जा रही है, सरकार बैंकों को निर्देश दे रही है कि वो जो है अधिक से अधिक कर्ज दे और कर्ज वसूलने के लिए उनको अधिक से अधिक समय दे, यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए उनको अधिक समय दे। तो ये सारे जो सोच है वह सरकार से हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं हैं कि राज्य हमारे लिए यह सब कुछ करे। तो जब इतने सारे दायित्व हम राज्य से अपेक्षा करते हैं तो उसके कार्य बढ़ जाते हैं, और इन कार्यों को करने वाले होते कौन हैं? तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी, ये जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उस पर ये सारा दायित्व आ जाता है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, प्रशासकीय राज्य क्या है? तो ये एक ऐसा राज्य जिसमें प्रशासनिक जो तंत्र है वह तंत्र क्या है, बहुत अधिक उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है, उसके कार्य बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार से जो हमारी अपेक्षा है कि सरकार ये काम करे, वास्तव में वो कार्य यह प्रशासनिक तंत्र करने लगता है। और कई बार ऐसा हमें महसूस होता है कि यह जो प्रशासनिक तंत्र है यही हमारे जीवन को क्या कर रहा है, नियंत्रित और नियमित कर रहा है, रेगुलराइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ऐसा लगता है यह प्रशासकीय राज्य बन गया है, यानी यह जो राज्य है ये प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो एक ऐसा राज्य जहाँ प्रशासनिक तंत्र जो है सभी प्रकार के कार्य करना शुरू करे
उसको हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। तो अब इस चीज़ को जैसे इस स्लाइड में हमने आपको समझाया है कि प्रशासनिक तंत्र में होते कौन लोग हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी और जो कर्मचारी है, यही तो सरकार के जो जिसको हम कहते हैं सरकार के दायित्वों को यही अधिकारी कर्मचारी पूरा करते हैं, और इनको हम सम्मिलित रूप में नौकरशाही कहते हैं। तो ये जो नौकरशाही है, यानी अधिकारी कर्मचारियों का एक जो विशाल समूह है, लोक सेवकों का जो समूह है, यही तो सरकार का क्रियात्मक पक्ष है। सरकार इन्हीं के माध्यम से तो अपने दायित्वों को पूरा करती है। इसीलिए ये प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, दक्ष कारीगर, पुलिस, ये सभी जो लोक सेवक हैं, ये सब क्या करते हैं, देश में वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करके हमारी विविध जो आवश्यकताएँ हैं उसको पूरा करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम इसको परिभाषित करें कि प्रशासकीय राज्य किसे कहते हैं, तो प्रशासकीय राज्य नौकरशाही द्वारा संचालित सरकार है। इस राज्य में विधि निर्माण, क्रियान्वयन और न्याय संबंधी सभी कार्य किसी न किसी रूप में नौकरशाही द्वारा निर्धारित और संचालित किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासकीय राज्य में संसद नहीं होती, या न्यायपालिका नहीं होती, या राजनीतिक कार्यपालिका नहीं होती। ये होते हैं, परंतु महत्वपूर्ण जितने भी कार्य हैं, यानी इनके जो दायित्व हैं, कार्य हैं, वो कार्यों की जटिलता की वजह से, उसमें तकनीकी प्रकृति होने की वजह से यह सारे कार्य किसी न किसी कमोबेश रूप में हम देखते हैं कि यह कार्य नौकरशाही को सौंप दिए जाते हैं। तो नौकरशाही जो विशेषज्ञ समूह कहलाती है, विशेषज्ञों का समूह कहलाती है, वे लोग न्यायपालिका के भी कार्य करने लग जाते हैं, संसद के भी कार्य करते हैं, यानी वो कानून भी बनाते हैं, वो न्याय भी करते हैं, और वो जो है कानूनों का क्रियान्वयन भी करते हैं। यानी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं समझिएगा कि प्रशासकीय राज्य में संसद नहीं होता या न्यायपालिका नहीं होता। तो ये सब होते हैं, लेकिन चूँकि कार्य की प्रकृति तकनीकी हो जाती है, जटिल हो जाती है, तो यह इनको प्रशासनिक तंत्र को सौंप दिए जाते हैं, और इसलिए नौकरशाही जो है वो इन सब कार्यों को करती है। और ये प्रमुख, या कह सकते हैं आप कि ये केंद्रीय तत्व बन जाती है प्रशासन का। अब ये हम जानने की कोशिश करें कि ये प्रशासकीय राज्य के उदय के क्या कारण हैं। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई और रेनेसां रिफॉर्मेशन का जो काल है, उसकी वजह से औद्योगिक क्रांति हुई, तो शहरों का भी विकास हुआ। और शहरी जीवन जानते हैं जटिल होता है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता है, वैसे वैसे जो सभ्यता का भी विकास होता है। तमाम किस्म के जो है जटिलताएं आना शुरू हो जाती हैं, और उसका प्रबंधन करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये सारे जो कार्य होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा फिर इसको मैनेज किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रशासनिक जो तंत्र है उसका भी उसको हम कह सकते हैं उसका भी विकास होना शुरू हो जाता है। तो शहरों का प्रबंधन है, औद्योगिक क्रांति की वजह से जो हम कह सकते हैं मालिक और मजदूर की जो समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण करना होता है। प्रशासनिक तंत्र इन दायित्वों को मतलब अपने ऊपर ले लेता है। लोकतंत्र के उदय के साथ साथ, जैसा हमने अभी तक बात की, लोक कल्याणकारी राज्य के विस्तार के परिणाम के स्वरूप भी प्रशासकीय राज्य का उदय हुआ। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव हम देखते हैं कि जैसे ही लोक कल्याणकारी राज्य का उदय होता है, तो सरकार से या हमारी क्या उम्मीद होती है कि वह समाज में जो वर्ग भेद है उसको दूर करे, और उसके लिए संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करे कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, सबको अपनी रोजी रोटी कमाने का अवसर मिल सके। तो इसके लिए आर्थिक नियोजन किए जाते हैं। भारत में आप देखते हैं नीति आयोग है, जो है देश के सर्वांगीण विकास के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का क्या करती है, उसको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। तो ये आर्थिक नियोजन यानी नियोजन का कार्य करना, यह निश्चित रूप में एक तकनीकी क्रिया है, इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रशासनिक अधिकारी की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। तो ये बातें आपको बताती हैं कि जैसे जैसे सरकार के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासनिक तंत्र पर उसकी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। दो और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसने प्रशासकीय राज्य के उदय में सहायता की, या कह सकते हैं एक निर्णायक भूमिका निभाई। एक तो है प्रदत्त व्यवस्थापन और दूसरा है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रदत्त व्यवस्थापन से तात्पर्य क्या है, इसको हम
प्रत्यायोजित विधान भी कहते हैं, इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं। आप जानते हैं कि देश में कानून बनाने का जो दायित्व है या अधिकार है वो संसद को होता है, लेकिन संसद जो है वो पहले से ही बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया यानी कानून को बनाने की प्रक्रिया में उलझी रहती है। तो अब चूँकि सरकार के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को प्रत्येक दिन की समस्याओं का क्या प्रबंधन करना पड़ता है, तो ऐसे में चूँकि संसद किसी कानून को जो बनाती है उसमें समय भी बहुत लगता है, कार्य बोझ भी उसके ऊपर बहुत अधिक है, तो वह बहुत सारे विधायन के कार्य जो है कार्यपालिका को सौंप देती है। तो इस प्रकार संसद द्वारा कानून बनाकर यूँ कह सकते हैं एक प्रस्ताव पारित करके कि ये सारे कार्य के संबंध में ये जो कार्यपालिका है वह कानून बनाएगी, ये अधिकार जो दिया जाता है संसद द्वारा कार्यपालिका को, इसको हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तो आप देखिए भारत में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। इसका एक लाभ ये होता है कि जो कार्यपालिका होती है, चूँकि वो विशेषज्ञों की संस्था है, तो वह उस समस्याओं को बेहतर तरीके से समझती है और उसके निराकरण करने के लिए वो बेहतर कानून बना सकती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन से यह लाभ होता है कि विशेषज्ञों के माध्यम से कानून बनाए जाते हैं और समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वह भी विशेषज्ञों के माध्यम से किए जाते हैं। तो लोचशीलता भी आ जाती है और साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियों में और है ना संसद के ऊपर जो दबाव पड़ता है उसको भी दूर करने के लिए ये प्रशासनिक वर्ग जो है तत्काल निर्णय ले पाता है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन जो है संसद के बोझ को कम करता है और यह शासन के जो दायित्व है उद्देश्य उसको पूरा करने में सहायक होता है। तो यूँ समझ लीजिए प्रदत्त व्यवस्थापन जो है वह कार्यपालिका को अधिकार दे रहा है। संसद का जो विधायन का मूल काम था, दायित्व था, उसने अपने कुछ अधिकार कार्यपालिका को सौंप दिए और कार्यपालिका जो है यह कानून बनाने का कार्य करती है। तो ये एक प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई, वो उसके होने के पीछे कारण क्या था कि जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास होता जा रहा है, सरकार के दायित्व में वृद्धि होती जा रही है, सरकार को अनेक मामलों में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, पर सारे कानून सरकार संसद द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक तो कानूनों में जिस प्रकार के विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है वो उनके पास नहीं होती। तो वह क्या करते हैं, यह दायित्व कार्यपालिका को सौंप देते हैं और कार्यपालिका नौकरशाही के सहयोग से और विशेषज्ञों के सहयोग से कानून बनाती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन जो है प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। दूसरी जो बात हमने बताई वह था प्रशासनिक न्यायाधिकरण का। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये पुनः आप देखिए कि न्याय करने की जो जिम्मेदारी वो न्यायपालिका की, लेकिन जब न्याय संबंधी कोई भी कार्य न्यायपालिका के अलावे या उसको छोड़कर अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे जितने भी प्रशासनिक दावे हैं या विवाद हैं उस पर निर्णयन, अधिनिर्णयन या उसका निर्धारण करने का अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। ये कर संबंधी विवादों के ऊपर भी कार्य करते हैं। तो आप देखिए दो प्रकार के भारत में सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में यह प्रावधान किया गया कि न्यायालय के कुछ कार्यों को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, और ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन में किया गया। इसके अंतर्गत आप देखिए अनुच्छेद 323 ए और 323 बी ये दो प्रावधान किए गए। 323 ए में केवल संसद कानून बनाकर और ऐसे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगी जो लोक सेवा से संबंधित दावों और विवादों पर अपना निर्णय सुनाएगी। उसी तरह 323 बी में संसद और विधानसभा यानी राज्यों की विधानसभा दोनों को यह अधिकार दिया गया कि वह कराधान या विदेशी मुद्रा या आयात निर्यात या भूमि सुधार संबंधी जो मामले हैं इन विवादों का निपटारा करने के लिए वह प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। तो भारत में आपने नाम सुना होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसी तरह राज्यों के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। आपने जो है नाम सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
जो है ये इस दृष्टि से देखती है कि जो उद्योग कल कारखाने हैं वो प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं, या ऐसे जो विवाद हैं जिसमें किसी उद्योग की वजह से किसी क्षेत्र का जो है वहाँ की पारिस्थितिकी नष्ट हो रही है या प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है या प्रदूषण हो रहा है, भूमि है, जल है, वायु है, तो एनजीटी जो है इस मामले में जितने भी विवाद होती हैं उसका वो निपटारा करती है। तो ये जो प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है मूलतः यह न्याय के कार्य कर रहे हैं, या तो ये टैक्सेशन संबंधी जो विवाद होते हैं उस पर यह निर्णय करती है, या फिर लोक सेवकों के साथ जो उनके मिनिस्टर सिविल सर्वेंट जो डिस्प्यूट्स होता है, या लोक सेवकों के जो उनके सेवा संबंधी कोई विवाद होता है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मामले जाते हैं। तो इसका भी एक लाभ ये होता है कि चूँकि यह न्यायपालिका भी बोझ, उसके ऊपर भी कार्यों का बहुत अधिक बोझ होता है, तो ऐसे मामले जो है न्यायपालिका स्वयं चाहती है कि जो विशेषज्ञ मामले हैं वो इन विशेषज्ञ वरिष्ठ विशेषज्ञ अधिकारियों के द्वारा उनकी एक ट्रिब्यूनल बना ली जाए और वो इन मामलों का क्या करें, प्रथम दृष्टया प्राइमरी जो है उसके ऊपर वो फैसले करें, और उसके बाद अपील के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो फ्रंटलाइन जो अगर कोई न्याय का कार्य करे तो वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण करे। तो ये एक लाभ भी होता है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बहुत अधिक कार्य बोझ से बचा लेते हैं। भारत में आप देखिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं। एक सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी है, तो शेयर वगैरह जो लोग शेयर बाज़ार में जो इक्विटीज़ वगैरह ख़रीदते हैं उसमें अगर कोई उनको परेशानी होती है, कोई विवाद पैदा होता है तो ये एसएटी में जाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है ये एक प्रकार का न्यायाधिकरण है, ये न्याय का कार्य करती है। तो इस तरह से आप देखिए अधिकार किसको मिलते जा रहे हैं। तो संसद के अधिकार जो है प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका को प्राप्त हो गया, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से न्यायपालिका के जो कार्य है प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त हो गए, कार्यपालिका को प्राप्त हो गया। तो कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती जा रही है, और कार्यपालिका आप जानते हैं दो प्रकार की होती है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। तो ये जो सारे जो कार्य हैं तकनीकी और जटिल प्रकृति के होते हैं, तो ये स्थायी जो कार्यपालिका है उसके अधिकारों में वृद्धि होती जाती है और नियम प्रक्रियाएं भी बना रही है। आप जानते हैं कि भाई राष्ट्रपति को अनुच्छेद 77 के अंतर्गत जो है बिजनेस रूल्स फ्रेम करने का अधिकार है। तो केंद्रीय जो सचिवालय है और मंत्रिमंडलीय सचिवालय यह भी नियम प्रक्रियाएं बनाते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि यह जो प्रशासनिक वर्ग है वह न केवल कानून बना रहा है, न्याय भी कर रहा है और नीतियों और योजनाओं का निर्माण करके उनका क्रियान्वयन भी कर रहा है। तो यह शक्ति पृथक्करण के अवधारणा के विपरीत जाकर ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके पास तीनों प्रकार की शक्तियाँ आ गई, और इसीलिए प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह राज्य की संप्रभु शक्तियों का है ना, तीनों प्रकार की जो शक्तियाँ हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों शक्तियाँ उसमें केंद्रीभूत हो जाती हैं। और इसलिए प्रशासकीय राज्य का अर्थ ये हुआ एक ऐसा राज्य जहाँ प्रशासनिक जो तंत्र है या नौकरशाही जो है वही सरकार चला रही है। तो ये एक जो अवधारणा है प्रशासकीय राज्य की या लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है, और जो आधुनिक जीवन की जटिलताएं या जो सभ्यताएं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए पूंजीवादी देशों में वहाँ भी जो उद्योगों पर नियंत्रण नियमन रखना होता है ताकि अनुचित व्यापार और प्रतिस्पर्धा को रोका जाए, तो वहाँ भी नियामकीय आयोग बनाए जाते हैं। अमेरिका में आप पढ़ेंगे 3rd ईयर में कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं। भारत में भी रेगुलेटरी कमीशंस बनाए गए हैं। ट्राई का नाम सुना होगा, सेबी का नाम सुना होगा। अब ये लोग जो हैं ये हैं तो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, लोक सेवक, परंतु ये कार्य क्या कर रहे हैं, या अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए निजी उद्यमियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए नियम कानून बनाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए समाजवादी देश हो चाहे पूंजीवादी देश हो, सरकार के कार्यों में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है प्रशासनिक अधिकारियों को शक्तियाँ प्राप्त होती जाती है, उनकी भूमिका बढ़ती जाती, और इस प्रकार से जिससे हम सरकार कहते हैं वास्तव में वो प्रशासनिक तंत्र हमारे समक्ष उभर कर आता है। उन्हीं से हमारी अपेक्षाएं होती है कि वह हमारी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करे। तो आज प्रथम भाग में हमने
प्रशासकीय राज्य के बारे में एक समझ पैदा की और अब हम दूसरे भाग में इसकी विशेषताएं और आलोचना करेंगे। थैंक यू।